यस बेटा। बेटा कल की कक्षा में हमने काव्य भाग उषा और उसके कवि का परिचय हमने किया। यस, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि उषा कविता के कवि कौन है? ओनली हैंड रेज। उषा कविता के कवि कौन है? यस गर्ल। मैम शमशेर बहादुर सिंह। हाँ, शमशेर बहादुर सिंह। अब कल हमने इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि शमशेर बहादुर सिंह जो है, शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग ही छवि है। इनका जन्म, यस अभी आपके सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर रही हूँ, तो आप वो क्वेश्चन के आंसर मुझे देंगे, ठीक है? यस बेटा। बेटा इनका जन्म कब हुआ शमशेर बहादुर सिंह का? यस दुष्यंत। 13 जनवरी 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। वेरी गुड। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। यस आंचल, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है? कोई बता सकता है मुझे? प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है? गर्ल बताओ बेटा। मैम स्टार्टिंग नॉलेज जो होती है, स्टार्टिंग जो शुरुआत की ये उनकी शिक्षा है। और उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए? उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? जैसे कॉलेज की शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? यस साधिका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और इन्होंने, इनकी रुचि, सबसे ज्यादा रुचि प्रारंभ से ही किसमें थी? इनकी रुचि किसमें थी? यस श्रेया। चित्रकला में। चित्रकला। चित्रकला किसे कहते हैं? उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? मैम पेंटिंग। वेरी गुड। फिर इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार, कौन से चित्रकार से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया था? उस चित्रकार का नाम क्या था? यस, चित्रकार का नाम क्या था? साधिका। उकील बंधुओं यस, से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। और 1970 में चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और इन्हें और कौन से पुरस्कार मिले? साहित्य अकादमी के अतिरिक्त और कौन से पुरस्कार मिले? यस साधिका। कबीर सम्मान सहित अनेक उन्हें पुरस्कार मिले थे। कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। कबीर सम्मान वाले पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए। ओके, यस। नेक्स्ट, इनका देहांत कब हुआ? इनका देहांत कब हुआ? इनका देहांत, आंचल बोलो बेटा। 1993 इलाहाबाद में। 1993, इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं 1993 अहमदाबाद में इनका देहांत। ओके बेटा, गुड। इनकी रचनाओं में विधाओं, अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं की। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए वो बहुत सारी रचनाएं हैं और उसमें उनकी क्या विशेषताएं हैं कि जिसमें बिंब धर्मी कवि के रूप में ये हमारे सामने रहे। इन्होंने बिंब धर्मी कवि के रूप में इन्होंने ये कविता, उषा कविता में इन्होंने प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया है। और दूसरा, इनकी जो भाषा शैली है वो खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। अब जो उषा कविता का इन्होंने उषा कविता में सजीव चित्रण किया है कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप
कभी मॉर्निंग में उठकर सुबह सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पहले उठकर देखे तो आपको बिल्कुल यही सब कुछ प्रतीत होगा जो यहाँ शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है। दूसरा, इन्होंने कहीं कहीं उर्दू शायरी का भी प्रयोग किया। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा, विशेषण और पर अधिक बल, सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को भी अधिक बल दिया है। नेक्स्ट देखिए, इस उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने हमें किस बारे में बताया है, जरा हम ये देखते हैं कि सूर्य उदय से ठीक पहले सूर्य उदय होने से ठीक पहले, उदय होने के बाद का नहीं, ठीक पहले पल पल जो परिवर्तन आता है उसके बारे में बताया है। जो पल पल में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि पल पल परिवर्तित होने वाला जो पल पल में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है, तो प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया है। और कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अनोखा प्रयास किया है। शब्दों में जो प्रकृति की गति है, प्रकृति किस प्रकार से पल पल में बदल रही है, उसको शब्दों में बांधने की कोशिश की है। और भोर सुबह की जो आसमानी गति है उसकी धरती के हलचल भरे जीवन से कवि यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य उदय के साथ एक जीवंत परिवेश, जैसे गांव का परिवेश, वातावरण, उसके बारे में गांव के वातावरण के साथ में कभी जुड़ते हैं कि वहां पर सिल है, सिल जिस पर आप मसाला वगैरह भी पीसते थे पहले लोग, लेकिन आजकल तो मिक्सी है, तो आप लोगों ने सिल बट्टा शायद नहीं देखा होगा। सिल, वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, और क्या है वहां पर, स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मिलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। कवि ने यहाँ पर नए नए चित्र, नए नए उपमान, जिनसे उपमाएं की गई हैं, जिनके साथ में इनकी तुलनाएं की गई हैं, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि आकाश का रंग सूर्य उदय होने से पहले गहरे नीले रंग का होता है। और वो किस प्रकार का दिखाई देता है आकाश, सूर्य उदय होने से पहले आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? दुष्यंत आप बताइए। दुष्यंत आप बताओ, सूर्य उदय होने से पहले आकाश किस रंग का दिखाई देता है? यस दुष्यंत बोलो बेटा। यस मैम। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि सूर्य उदय होने से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है, और वो किसके समान दिखाई देता है? मैम नीले शंख के समान, सफेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा होता है? जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो, जैसे किसी गृहिणी ने, घर का काम करने वाली ने, रसोई में काम करने वाली स्त्री ने क्या किया हो, राख से चौका लीप दिया हो। फिर जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य के ऊपर उठने का समय आता है, तो सूर्य की जो लाली है वो फैलने लगती है। अब देखो, ये पहले का वर्णन बताया, अब सूर्य जैसे जैसे उठने लगता है उसकी लाली फैलती है, तो उस समय कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया है। पहले काली सिल थी, अब जैसे जैसे सूर्य निकलने लगा उसकी लाली फैलने लगी, जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो, उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। तो यहाँ कवि कहते हैं कि नीले आकाश में सूर्य ऐसे लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। ठीक है, सूर्य उदय होते ही ये जादुई प्रभाव खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ब्रैकेट में लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, भोर सुबह प्रभात, नभ आकाश, चौका है रसोई बनाने का स्थान।
यहाँ कवि जो है वो सूर्य उदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण करते हैं। इस अंश में सूर्य उदय होने का मन को लुभाने वाला वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब जो व्याख्या अभी हमने कल की थी, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, मानो नीला शंख हो। और दूसरे शब्दों में कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में कवि कहते हैं कि इस समय आसमान शंख के समान गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, मानो वो बहुत ही पवित्र दिखाई देता है। जैसे शंख पवित्र होता है, ऐसे आसमान भी पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में थोड़ी सी नमी होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसे लगता है मानो राख से लीपा हुआ चौका। अगर लीपना होगा तो उसके लिए पानी की भी जरूरत है, यहाँ पर पानी की जरूरत नहीं, यहाँ पर नमी है, उसी से हमें ऐसा प्रतीत होता है। ये चौका नमी के कारण गीला प्रतीत होता है। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, ये विशेष है, इसमें उपमा अलंकार है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है। जैसे ही हम ये बात करते हैं तो ऐसा हमारे सामने भी वो ग्रामीण वातावरण जो है वो जीवंत हो उठता है। नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? कोई बता सकता है मुझे? प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? बताइए। प्रातःकालीन आकाश की, मैंने इसका आंसर आपके सामने नहीं रखा, आप बताइए मुझे, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? यस आंचल। नीले शंख। वेरी गुड, नीले शंख से की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि शंख के समान सुबह का समय पवित्र माना जाता है, आसमान पवित्र माना जाता है। कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? यस गर्व, आप बताइए, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? जल्दी बोलो बेटा, गर्व। मैम, कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि जब सुबह होती है तो जब सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वातावरण में एक नमी सी प्रतीत होती है, जिससे लगता है कि किसी ने एक चौके को राख से लीप दिया हो। किसी ने चौके को राख से लीप दिया हो। वेरी गुड। अभी गीला पड़ा है, ऐसे क्या तात्पर्य है? अभी गीला पड़ा है, इसका क्या मतलब है? यस, अभी गीला पड़ा है, इससे क्या अभिप्राय है? कि वो चौका, वो आसमान ऐसे लगता है कि वो अभी भी गीला पड़ा हुआ है। यह साधिका आप बताइए। इसका अर्थ ये है कि जैसे प्रातः काल में ओस की नमी होती है, वैसे गीले चौके में भी नमी होती है, और नीले नभ को इसलिए ही गीला बताया गया है। वेरी गुड, कि इसलिए इसको गीला बताया गया है। वेरी गुड बेटा। प्रातःकालीन, नेक्स्ट है, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? किन उपमानों का प्रयोग किया है कवि ने? यस बोलो। हाँ जी आंचल। आंचल, कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? नीला शंख। हाँ नीला शंख, दूसरा राख से लिपा हुआ चौका। हाँ, राख से लीपा हुआ चौका। ये उपमान सर्वथा नवीन है, हमेशा नए हैं। हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर सुबह हमारे लिए नई होती है। हमें हर सुबह का, हर दिन का स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा ना, ये उपमान सर्वथा नवीन है। ये उपमान जो ये उन्होंने उदाहरण दिए, उपमान उपमा की है, तुलना की है, ये हमेशा नवीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर सिल देखिए, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, मसाला पीसने के लिए बनाया गया एक पत्थर होता है,
और केसर जो विशेष प्रकार का एक फूल होता है, मल देना, लगा देना। यहाँ कवि शमशेर बहादुर सिंह इस कविता में, ये आपको बेटा लाइन बिल्कुल याद रखनी है कि सूर्य उदय से पहले के वातावरण का सुंदर वर्णन करते हैं। कविता के इस अंश में मनोहारी चित्रण किया गया है, सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी व्याख्या। जब आप व्याख्या अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में नहीं होगी। कवि इसमें प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से भी ऊपर उठ जाता है। क्षितिज से ऊपर, जहाँ धरती और आकाश दोनों आकर मिले, उससे भी ऊपर उठ जाता है तो हल्की हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। जैसे ही सूर्य निकलना शुरू होता है तो क्या होता है, हल्की हल्की लालिमा फैलती है। कभी आपने ये सीन, ये दृश्य देखा हो, सुबह उठकर, सुबह जल्दी उठो और देखो, आपको बिल्कुल सजीव लगेगा। तो ऐसा लगता है कि काले रंग की जो सिल है उसको किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। और यहाँ पर कवि शमशेर जी कहते हैं कि अंधेरा जो है वो काली सिल है, अंधेरे को काली सिल के समान माना गया है और सूरज की लाली को केसर के समान माना गया है। के समान मानना, किसी चीज को के समान मानना, उसमें उपमा अलंकार होता है। तो उस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली सलेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। खड़िया मिट्टी, पहले बच्चे क्या करते थे, अपनी जो तख्ती है वो भी खड़िया मिट्टी से ही तख्ती पर लिखते थे और फिर उसको साफ करते थे और खड़िया मिट्टी लगाकर उसको बिल्कुल फ्रेश कर देते थे। वो इतनी सुंदर हो जाती थी और उसके ऊपर कलम से लिखते थे बच्चे। तो वो खड़िया मिट्टी, मान लो किसी ने उसके ऊपर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, ऐसा लाल दिखाई देता है। अंधेरा काली स्लेट के समान और जो सुबह की लालिमा है वो लाल खड़िया चाक के समान लगती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ विशेष देखिए क्या है, कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। मनोहारी, मनोहारी मीन्स क्या होता है, मनोहारी शब्द का क्या अर्थ होता है? यस, मैं बोल रही हूँ मनोहारी, कितनी बार मैंने बोला है, आप उसका अर्थ बता सकते हो मुझे? मनोहारी मीन्स, श्रेया, मनोहारी का क्या अर्थ होगा? श्रेया, सुहावना। मन को हरना, मन को लुभाना, मन को अच्छा लगना, ठीक है। मन को हरना, कवि आसमान, कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मन को हरने वाला, आकर्षित करने वाला। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, मानो, मानो कहकर जब हम कहते हैं जनु जानो जानो, मनु मानो मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुक्तक छंद का प्रयोग है इसमें। नए नए बिंबों का, चित्रों का, उदाहरणों का, उपमानों का प्रयोग किया गया, तुलनाओं का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई अलंकार नहीं मालूम होता तो आप लिख दीजिए अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य आ गया है। इतनी लाइन लिखने से भी आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। प्रश्न देखिए अब, यस, आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? बताइए, आसमान का सौंदर्य दिखाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? साधिका बताओ बेटा। सिल और स्लेट उपमानों का प्रयोग करा है, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान दिया है, उस ओर ध्यान आकर्षित। वेरी गुड बेटा। यहाँ पर आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और स्लेट के उपमानों के माध्यम से सुबह के आकाश के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान हमारा खींचा है, ध्यान आकर्षित किया है। कवि ने किस समय का चित्रण किया है? इसमें कवि ने किस समय का चित्रण किया है, बता सकते हो?
जब सूर्य उदय हो रहा है और उसकी लाली आसमान में फैल रही है, उस समय का वर्णन किया है। आप ये नहीं कहोगे कि उदय होने से पहले का। पहले वाले जो हमारा पद्यांश था उसमें ये वर्णन किया था, लेकिन अब दूसरे पद्यांश में उदय होने के साथ साथ आसमान में क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार से लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, कैसे आसमान लाल दिखाई देता है, उसका वर्णन किया है। कवि काली सील और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कवि काली सील और लाल केसर के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, कोई बता सकता है? यस चिल्ड्रन। काली सील और कवि ने अंधेरे को तो काली सील माना है, और जो सुबह की किरणें हैं लालिमा युक्त है उनको लाल केसर माना है। ऐसे में सूर्य उदय में ऐसा लगता है मानो किसी ने लाल केसर से काली सील को धो दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? अब ये सारा जितना आपने इस पद्यांश में पढ़ा है वो आप बताइए। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? यस, हु कैन टेल मी? कौन बता सकता है जल्दी से? आंचल बताओ बेटा। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट लाल केसर के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्राचीन काल ओस व नमी के माध्यम से काली सील को लाल केसर से धुला हुआ बताया गया है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट लाल केसर लाल खड़िया मिट्टी के उपमानों के माध्यम से यहाँ पर चित्रित किया है। जो प्रातः काल की ओस होती है और नमी के माध्यम से काली सील को लाल केसर से धुलना बताया गया है। यहाँ कोई पानी का प्रयोग नहीं कर रहा, जो नमी है उसी के कारण लाल केसर से धुलना बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये सारे आंसर्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किए कि आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सील और स्लेट उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कवि ने सूर्य उदय से पहले के भोर का वर्णन किया है। यहाँ पर सूर्य उदय होने से पहले भोर का वर्णन, अभी उदय नहीं हुआ पूरा, अभी उदय हो रहा है सूर्य, और सूर्य जैसे जैसे उदय हो रहा है तो उसकी लालिमा जो फैल रही है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और अभी जो पहला हमारा पद्यांश था उसमें अभी उसकी लालिमा नहीं दिखाई दी, तो उससे पहले का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, कवि ने अंधेरे को काली सील माना है और सुबह की किरणें लालिमा युक्त होती हैं। ऐसे में सूर्य उदय से ऐसे लगता है मानो किसी ने काली सील को लाल केसर से धो दिया हो नमी के कारण। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट लाल केसर लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सील को लाल केसर से धुलना बताया गया है। ओके बेटा, दो आपको पद्यांश क्लियर हो गए। शो मी थंब, शो मी थंब बेटा। यस, ये दोनों पद्यांश आपको क्लियर हो गए बेटा। शो मी थंब। यस, इट इज ओके और नो? फिर हम आगे बढ़े। ओके दुष्यंत, गर्ल, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ऑल। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पद्यांश जो है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें? देखिए, गौर गोरी किसी युवती, झिलमिल मचलती हुई, और देह है शरीर, जादू आकर्षण, सौंदर्य, उषा
प्रातः काल, सूर्य का उदय होना, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, संधि विच्छेद देखिए। कभी कभी ऐसा भी हमारे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रामर का, ये सब कुछ आप पढ़कर आए हो, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रसंग देखिए, ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता, रचयिता स्पेलिंग देखिए, प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह। कवि ने सूर्य उदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है, सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें देखो जरा, सूर्य उदय का मन को लुभाने वाला, मन को हरने वाला बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने भोर के पल पल बदलते, हर क्षण, पल पल हर क्षण, एक मिनट तो बहुत दूर है। यस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, what happened? Yes. यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि सूर्य उदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य उदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की जो सफेद आभा दिखाई देने लगती है, सफेद सुंदरता, शोभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है, तो कैसा लगता है, मानो, जब मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो और धीमी हवा और नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा दिखाई देता है, हिलता हुआ सा महसूस होता है। आप कभी गौर से देखना, सूर्य का जो प्रतिबिंब है कि छाया हमें हिलती हुई सी लगती है। और कुछ समय बाद क्या होता है, जब कुछ समय बाद सूर्य उदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य, तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम से खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो उसका बदलता हुआ सौंदर्य पल पल में जो बदल रहा था वो एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उषा का जो जादुई प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर कवि ने उषा का सुबह का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। गोरी युवती का शरीर जैसे झिलमिला रहा हो, मधुरता गुण है, माधुर्य गुण है इसमें। नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो। सरल सहज भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्तक छंद है। नेक्स्ट देखिए, अब गोरी दे के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? गोरी दे के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी और स्वच्छता होने के कारण सूर्य जो है वो चमकता हुआ सा प्रतीत होता है, सूर्य चमकता हुआ सा लगता है। ठीक है, गोरी दे के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है और सुबह जो वातावरण है उसमें नमी होती है, बहुत स्वच्छ होता है, इसके कारण सूर्य बिल्कुल चमकता हुआ सा हमें महसूस होता है, लगता है, प्रतीत होता है, लगता है।
उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है। सुबह का सूर्य ऐसे लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब, उसकी छाया हिल रही हो, झिलमिला रही हो, ये जादू जैसा प्रतीत होता है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य है, अर्थ है कि उषा काल में सुबह प्राकृतिक सौंदर्य बहुत जल्दी जल्दी से बदलता हुआ हमें लगता है, बदलता रहता है, वास्तव में बदलता रहता है। सूर्य जैसे ही आकाश में चढ़ता है तो उषा का सौंदर्य खत्म हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे उषा का जादू, सुबह का जादू, सूर्य उदय होने से पहले का जो जादू है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। सूर्य, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है और सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। जब तक सूर्य पूरा नहीं निकलता तो आकाश में सूर्य के इर्द गिर्द लालिमा छाई हुई दिखाई देती है और जैसे ही सूर्य पूरा उदय हो जाता है ये लालिमा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसका जादू, उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। ये अभी आप लोग, ये अभी मेरे पास है थोड़ा सा टाइम, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे क्योंकि 2 पद्यांश तो हमने कल तक कर लिए थे, आज हमने ये तीसरा पद्यांश किया है, तो प्लीज रिवाइज दीज क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दुष्यंत आप बोलिए, गोरी देख, ये वाला क्वेश्चन बोलिए यहाँ से स्क्रीन से। दुष्यंत, यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा स्क्रीन से देखकर। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? यस, आर्ची इसका आंसर बोलिए अब, बी अलर्ट। आर्ची आंसर बोलो बेटा। आर्ची, आर यू लिसनिंग मी? या आंसर दिया हुआ है ना सामने से देखकर ही बेटा आपने पढ़ना है। यस श्रेया, श्रेया रीड आउट। प्रिंसी, गोरी देह के झिलमिलाने की समापना सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जब जितना आप बेटा रीडिंग करोगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा और समझ में आएगा, तो रीडिंग बहुत ही जरूरी है। यस गर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप रीड करिए। गर्व। यस मैम, उषा का जादू, सॉरी, उषा का जादू कैसा है? वेरी गुड, उषा का जादू कैसा है? यस प्रिंसी इसका आंसर बोलो बेटा। उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो, यह जादू जैसा लगता है। यस, ये प्रिंसी अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अद्भुत, उषा का जादू अद्भुत है। मान लो आपको अद्भुत वर्ड नहीं याद आता तो आप क्या लिख सकते हो और इसका पर्यायवाची? यस, अच्छा है, अद्भुत है, अच्छा। अनोखा है, अद्भुत अनोखा। और प्रतिबिंब का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है? यस बेटा, जो हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग भी हमें मालूम होना चाहिए। प्रतिबिंब में सिमिलर। बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे? सिमिलर। छाया, प्रतिबिंब मीन्स छाया। जैसे किसी गोरी युवती की छाया, उसका प्रतिबिंब, बिंब मीन्स छाया, उसका चित्र किसी प्रकार का, छाया भी तो एक प्रकार का चित्र होता है, वो झिलमिला रहा हो, ये जादू लगता है। ठीक है बेटा, आज की हमारी कक्षा इतनी, और कल हम
इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सो प्लीज आप प्रिपेयर करके आएंगे। मैं आपसे ही पूछूंगी क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि ये लेसन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। Very good children. On the good.